अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब करनी है बहुत क्योंकि सुबह का टाइम है और गुड मॉर्निंग आज में मैं और ओवैस आ चुके हैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव शो लेकर, एक ऐसा शो लेकर जिसमें हम करते हैं ढेर सारी बातें और टॉप स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे। और टॉप स्टोरीज से मुझे याद आया कि क्यों ना आज सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ा जाए। 314 अफराद की बीनाई छीन ली। ग्लोबल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिपोर्ट ने दिल दहला दिए। मुताद्दिद कश्मीरियों की शहादत का भी इंकशाफ। एमकेएम की मजीद 3 पतंग पीएसपी के आंगन में आ गिरी। एमएनए महबूब आलम, एमपीज कामरान फारूक और सैफुद्दीन खालिक पीएसपी में शामिल। चेयरमैन मुस्तफा कमाल का अगले इलेक्शन में शहरी इलाकों से क्लीन स्वीप करने का दावा। ताल्लुक रखने वाली 18 साल माहीन रोजाना लियारी के 70 बच्चों को बिला मुआवजा पढ़ाती है। गलियों से बच्चों को पकड़ पकड़ कर लाती है, इससे पहले कि वो मनशियात के आदी हो जाएं। माहीन उन्हें पेंसिल, कटर और रेजर से उठने वाली महक के नशे में मुब्तला कर देती है। तो जनाब ये तो है हमारी टॉप स्टोरीज जो कि आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अगर हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करें ओवैस, तो मकबूजा कश्मीर का मसला जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस बात को उठाया भी, जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को, उनकी मजलूमियत को उस तरह से सुना नहीं जा रहा है। और भारत जो है वो अपनी जहारियत पे, जुल्म और सितम के ऊपर जो है वो अड़ा हुआ है और ये मसला वो हल करने को तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, आप एक हद तक ये मसला हल ना भी करें, लेकिन कम से कम उन मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म तो ना करें। ठीक है, आप एंडिंग में डालना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए मसला ऐसा मसला है जो कि आपकी अना का मसला है, लेकिन फिर भी कम से कम आप उन निहत्ते कश्मीरियों पर गोलाबारी तो ना करें। कम से कम आप उन फैमिलीज़ को तो निशाना ना बनाएं जो पढ़ना चाहते हैं और आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। तो इस हवाले से हमारी जो टॉप स्टोरी है कश्मीर के हवाले से, आज हम उसमें डिस्कशन भी करेंगे और बाकायदा तौर पर ये जानने की कि क्या वजह है कि इतना लंबा चलने वाला ये मसला अब तक हल ना हो सका। बिल्कुल, इस हवाले से हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान भी होंगे प्रोग्राम में आगे चल के। और नज़र ये आ रहा है सबा के इस मसला कश्मीर के ऊपर सियासत होती हुई नज़र आ रही है। तो सियासत की अगर बात करें तो पाकिस्तान की सियासत में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इमरान खान साहब मेंबरसाजी मुहिम के अंदर बहुत सारी बौछार की है तीनों की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के ऊपर, ख़ास तौर पर शरीफ बरादरान उनके हदफ का तनकीद रहे। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया उन्हें, और उन्होंने कहा कि एक भाई फ़ौज को गालियाँ देता है और दूसरा खुश कर रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान अवाम का पैसा चोरी करते हैं और मेट्रो मान बनाने के लिए बनाई जाती है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा रावलपिंडी मेट्रो ट्रेन पर अरबों खर्च कर दिए गए। अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं पीने के साफ पानी पे खर्च करता और दवाइयों पे। एक बार फिर उन्होंने वही पुराना नैरेटिव दोहराया। उन्होंने कहा कि अब मुझे पता है कि किस तरह खेलना है और मैं सबकी पिटाई कर दूंगा आने वाले इंतखाबात के अंदर। ठीक है, अच्छा हम अपनी टॉप स्टोरीज के हवाले से बात कर रहे थे। टॉप स्टोरीज में मकबूजा कश्मीर की हमने बात की और मकबूजा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरगी है। और मकबूजा कश्मीर के हवाले से हम उन तमाम निहत्ते कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ बनकर। हमारी जो दूसरी टॉप स्टोरी है वो है एमकेएम के हवाले से। और डेफिनेटली अगर एमकेएम का तो आजकल एमकेएम में हालात जो है वो कुछ काफ़ी बेहतर हो गए हैं और फारूक सत्तार की बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। और वो ये कहते हैं कि कितनी भी पतंगे कट के गिर जाएं लेकिन वो एमकेएम पाकिस्तान के आंगन में ही गिरेंगी। लेकिन मसला ये है कि उनके अपने रहनुमा काफ़ी सारे पीएसपी। और तीसरी टॉप स्टोरी के हवाले से अगर हम बात करें तो वो लियारी के हवाले से है, जहां पर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जहां पर एक ज़बरदस्त किस्म की लड़की ने जो है अज़्म और हिम्मत का और हौसले का अयादा किया है और वो इस हवाले से तालीम के मैदान में सरगर्म है। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हैं और ये टॉप स्टोरीज जो है आगे चलकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं अखबारात की जानिब और देखते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियाँ क्या कह रही हैं। तो जी ओवैस, एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है और इसमें बात सबसे पहले कर लेते हैं कि काला धन सफ़ेद करने की एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया सदर पाकिस्तान की जानिब। और पाकिस्तान में जायदाद पर 5% बैरून मुल्क असासों पर 3% टैक्स देना होगा। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक़ अप्रैल से होगा और 30 जून तक इससे फ़ायदा उठाया जा सकेगा। साथ साथ ये भी बताया गया कि नाम खुफिया रखे जाएंगे। असासे अकाउंट जाहिर करने के फॉर्म की मंजूरी भी दे दी गई है। 1 लाख रुपए माहाना आमदन पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। आपको पता होगा सबा, पहले जो टैक्स कवानीन राइज थे उसके मुताबिक जो सालाना 4 लाख रुपए कमाते थे उनको टैक्स देना होता था। लेकिन अब इस एमनेस्टी स्कीम के तहत जो सालाना 12 लाख रुपए कमाएंगे यानी माहवार 1 लाख रुपए कमाएंगे उन्हें टैक्स से इस्तिस्ना
और इसी के साथ 4 स्लैब रखे गए हैं। पहले 12 स्लैब्स होते थे, अब सिर्फ 4 स्लैब्स रखे गए हैं और उनकी शरह भी कम रखी गई है। और साथ साथ सबसे अच्छी बात इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर ये नज़र आ रही है कि जो बैरून मुल्क असासे लोगों के हैं ऑफशोर कंपनियों के तहत और दूसरे प्रॉपर्टी वगैरह के तहत, वो अब मुल्क के अंदर काला पैसा यानी जो उनका पैसा मुबैना तौर पर काला है वो पाकिस्तान में ला सकते हैं और उन्हें सिर्फ 2% उस पर जुर्माना देना होगा। लेकिन असर ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इस एमनेस्टी स्कीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही हैं और उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग जो करप्शन कर रहे हैं उनको खुली छूट मिल जाएगी और एक आम शहरी के अंदर और एक करप्ट आदमी के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से अपोजिशन जमातें जो हैं वो बिल्कुल मुस्तरद कर चुकी हैं। पीटीआई की जानिब से भी मुस्तरद कर दिया गया, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मुस्तरद कर दिया गया और इन सबका यही बयानिया है कि जी अब जब 20-25 दिन रह गए हैं बजट आने में भी, तो फिर जो है वो उसके बावजूद क्या ज़रूरत थी कि आप ये एमनेस्टी स्कीम लेकर आए। बहरहाल अगर एमनेस्टी स्कीम की बात हो ही रही है तो हुकूमत की जानिब से मिफ्ता इस्माइल जो है उनके रहनुमा मुस्लिम लीग के नून के, वो यही कहते हैं कि जी लूट आए और इससे इस्तेफादा हासिल करें। और साथ साथ इस स्कीम के हवाले से ये भी कहा गया है कि वो लोग जो कि टैक्स पेयर नहीं है इस स्कीम के थ्रू वो भी टैक्स पेयर बन सकते हैं और वो भी टैक्स के ज़मरे में आ सकते हैं कि वो भी टैक्स पे करते हैं। तो इस स्कीम के हवाले से कई सारी बातें हो रही हैं। इस स्कीम के हवाले से कई सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी को भी हैं, पीटीआई को। देखना यह है कि माजी में जो टैक्स स्कीम आती रही हैं, एमनेस्टी स्कीम्स लाती रही हैं और नून लीग लाइए ज़्यादातर, तो वो कुछ खातिर खा जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी हैं और वो नाकाम हो गई हैं। अब क्या ये स्कीम कामयाब होगी, क्या इस स्कीम से लोगों को फ़ायदा होगा, ये कहना कुछ कबल वक्त है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस स्कीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई है। तो अब देखते हैं कि इस स्कीम के हवाले से आगे चल के क्या समरात हासिल होते हैं और क्या इसके फ़ायदे होंगे। अगर मैं यहाँ पर जंग के हवाले से मेन लीड की बात करूँ तो वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से है, और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो यहाँ पर उन तमाम सियासतदानों के बयानात हैं जो पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि संडे था कल और संडे को हम कहते हैं कि बिल्कुल जलसा डे होता है और संडे वाले दिन आप देखें कि तमाम सियासी जमातें जो हैं पॉलिटिशियंस की जानिब से जलसे किए जा रहे होते हैं और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है। तो जहाँ पर तनकीद का सिलसिला जारी है, जहाँ पर जलसों का सिलसिला जारी है, वहीं बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टांस लिया है और वो कहते हैं जी अगर हम चीफ मिनिस्टर भी ला सकते हैं पंजाब से। और साथ साथ इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की जब सेनेट के इलेक्शंस हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म इस दफ़ा बलूचिस्तान से भी आ सकता है। तो सियासत कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है कि रंग कुछ बदल रहे हैं, तरीक़ाकार बदल रहे हैं, जोड़ तोड़ बदल, और नून लीग से लोगों की जो रहनुमा है उनके जाने का सिलसिला कुछ जारी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग में बचेगा कौन, रहेगा कौन और कौन इनकी पार्टी की आदत को संभालेगा और आगे लेकर चलेगा, क्योंकि मरकजी की आदत तो जारहाना मूड में है, वो ये भी कबूल करने के मूड में नहीं है कि उनकी सियासत किसी तरह से खत्म हो गई है। बिल्कुल, अब उनकी सियासत खत्म होती नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं जो नून लीग छोड़कर दूसरी जमातों में जाएंगे। बहरहाल ये आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा कि किस जमात में कौन से लीडर जाते हैं। हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद स्टोरीज को मजीद डिस्कस करेंगे। Stay with us. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो अखबारात की शह सुर्खियां हमने जानी, अब रुख करते हैं मुख्तलिफ शहरों का, जहां से लाहौर हमारे साथ तारिक खान मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं कि लाहौर में क्या क्या होने जा रहा है। तारिक खान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आज अगर लाहौर की हम बात करें तो कुछ थोड़ा सा मौसम जो है उससे शुरू करता हूँ कि मौसम कुछ गर्म होना शुरू हुआ था, उसकी हिद्दत बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन रात गए कुछ यहाँ पे गर्द चमक हुई और आंधी के साथ कुछ बूंदाबांदी हुई जिसने मौसम को एक दफ़ा थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया है। सुबह जो है हवा चल रही है ठंडी ठंडी और मौसम जो है वो कदरे बहुत बेहतर है। सूरज की तपिश जो है वो कम है सुबह के वक्त में, लेकिन शायद में कुछ इजाफा हो, लेकिन अभी सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ साथ अगर हम एक्टिविटीज़ देखें तो सियासी एक्टिविटीज़ इतनी बहुत ज़्यादा कोई नॉमिनेट कोई नहीं है जो शेड्यूल में हों, जिनके बारे में बताया गया हो कि कोई ख़ास एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। अगर कुछ उसके अलावा हों तो वो अलग सी है। एक स्कूल की डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे क्रिकेटर्स जो हैं वो हाजिर होंगे, जैसे मोहम्मद आमिर हैं वो आएंगे, वो हैं, और अलीम डार जो अंपायर हैं वो आएंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। और इसके अलावा एक आर्ट की एग्जीबिशन है जहाँ पे जो ख़बरों की ज़ीनत बन सकती है। इसके अलावा जो है वो सियासी होने के बराबर बजाय रहे हैं, क्योंकि किसी ने कोई अनाउंस नहीं की। ओवरऑल अगर देखें तो सब जो है वो जैसे कि बिलावल जरदारी थे, कल जो थी एक्टिविटीज़ में बिलावल जरदारी भी आए थे, वो मुल्तान में हैं आज और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। इसके अलावा जो है
कल आए थे और वो भी फैसलाबाद गए थे। और ठीक है, तारिक खान हमें लाहौर से अपडेट कर रहे हैं और लाहौर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई सियासी एक्टिविटी जो है वो कोई अनाउंस नहीं हुई, तो डेफिनेटली आज कैसे अनाउंस होगी, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ तो संडे को हो गई है, सब जलसे कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रेक तो लेना पड़ता है। और अब आगे बढ़ेंगे पेशावर की तरफ और वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ। सुनते हैं कि पेशावर में क्या हाल चाल है। आसिफ, मैंने सुना है पेशावर का मौसम बड़ा अच्छा हो गया 1-2 दिन में। जी बिल्कुल, गुज़िस्ता रोज़ तक तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बारिश का आगाज़ हुआ तो उसके बाद गर्मी की शिद्दत में जो है वो काफ़ी कमी हुई है और मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो गया है। पंखों का इस्तेमाल जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन अब जो है वो बहुत कम हो गया है। जहाँ आज मौसम खुशगवार हुआ है वहीं पर कुछ नुकसानात भी देखने में आए हैं। मुतअद्दिद अदला में जो है छतें गिरने के वाक़यात हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है जानी नुकसानात की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता जो है दीरबाला के इलाके में आसमानी बिजली के जमबाग होने की इत्तला मिली है। के साथ साथ जो महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि बारिशों का जो सिलसिला है गुज़िस्ता जो रोज़ शुरू हुआ था वो आइंदा 3 दिन तक जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो सियासी एक्टिविटी की बात की जाए तो आज वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मकाम जो हैं वो यहाँ पर जो लैपटॉप स्कीम है उनका आगाज़ करेंगे। जो तलबा हैं उनमें लैपटॉप जो है वो तकसीम करने के जो है खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में जो है इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 57 लाख से ज़ायद जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। में मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लैपटॉप स्कीम के हवाले से उन्होंने बताया, पोलियो मुहिम के हवाले से उन्होंने बताया और साथ साथ मौसम के हवाले से उन्होंने बताया कि मौसम की वजह से जो वहाँ पर जो थोड़ी सी लोग मुतासिर हुए हैं उनके हवाले से बताया। लेकिन सबा मैं एक बात देख रहा था, इस्लामाबाद में बारिश हो गई, लाहौर में बारिश हो गई, पेशावर में बारिश हो गई, कराची में कब बारिश होगी यार? कराची में भी तो गर्मी हो रही है। बाकी में कराची में कब बारिश होगी? लेट्स सी। कराची वाले तो बारिश को तरसते हैं, लेकिन फिर अगर हमारे यहाँ बारिश होती है तालाब का मंजर पेश करती है ना ओवैस, तो फिर इसलिए ये है कि बस बूंदाबांदी हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। बिल्कुल जनाब, मुख्तलिफ शहरों का हाल हमने जाना और दुआ गो है कराची के लिए कि बारिश भी हो जाए और यहाँ के हालात भी बेहतर हो जाए। तो एडिटोरियल का और एडिटोरियल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है आज एडिटोरियल में? एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल, शुएब वाजिद साहब का ये आर्टिकल है जी। बाज़ चोरियां ऐसी होती हैं और ये ऐसी चोरी का जिक्र किया है कि ना तो उसकी FIR कटवाई जा सकती इखलाकी तौर पर और ना ही उस चोरी की कोई सजा मिलती है। हाँ, जिसकी चोरी होती है बेचारा अपने दिल ही दिल में उसकी मलामत करता रहता है, मगर वो ना शिकायत कर पाता किसी से, ना वो अपनी चीज वो चोरी कौन का माल जो है बरामद कर सके वो है पेन चोर। ये आर्टिकल लिखा है उन्होंने और इसमें बाकायदा ये हकीकत भी है कि बकौल उनके कि ये 10 करोड़ अफराद जो हैं वो पेन रोजाना ऑफिस लेके जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनकी जेब में ज्यादातर की अक्सरियत की जेब से पेन गायब। और इस आर्टिकल में शुएब साहब ने एक एंकरनी का भी जिक्र किया है जो कि पेन चुराने में बहुत मास्टर है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने ऑफिस में कहा कि यार मेरा, उन्होंने इशारा किया कि एंकरनी ने उनसे पूछा मुझे पेन देने, मुरम्मत में निकाल के दे दिया, तो उन एंकरनी वो पेन ले गई। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे मुश्किल ही मिलेगा इससे पेन वापस। तो अगले ने कहा कि मेरे भी दो जा चुके हैं और मुझे एक शख्स याद आ रहा है। दूसरे ने कहा मेरे 3 पेन। तो पता लगा कि वो एंकरनी साहिबा काफी लोगों के पेन ले जा चुकी हैं और वापस किसी के नहीं। बड़ा आर्ट है। बिल्कुल, ये किसी से पेन मांगे और एक ऐसी एंकर भी है जिनके बारे में मुझे ये भी पता है कि उन्होंने पूरा डब्बा भी ले जाके लोगों को गिफ्ट किया है कि ये मुझे रोज दे दिया करें आप। अब ये देखिए वो पेन जाते कहाँ हैं और ये बात हकीकत है। बात में ऐसा भी होता है कि मैं कई मरतबा पेन लेके आता हूँ मगर मुझे फिर पेन वापस ले आना नसीब। अच्छा, मुरब्बत में बात यह सही कि मुरब्बत में आपसे कहता है कि यार पेन दीजिए आप मेरे लिए। अब आप कहते हैं यार मैं इससे मांगूंगा, जब मांग लेंगे तो वो मुंह बनाते हैं, लो भाई पकड़ो अपना पेन यार, हम लेके भाग रहे हैं। और फिर नहीं मांगेंगे फिर आपका काम मसला। तो ये सबको सोचना नहीं मांगेंगे तो मिलेगा भी नहीं, और फिर आप सफर करेंगे लाजिम वाले, फिर आप किसी और से मांगेंगे, फिर वहां से इसका एक कर्जा है हंसना जो है चलता रहता नहीं होता। हर कोई शख्स इस बारे में बड़ा परेशान रहता है कि हम लोगों के पेन जो है वो एटलीस्ट जाते कहाँ है। अभी आपने टेबल पे रखा है और अभी आप ब्रेक से वापस आए, आपका पेन गायब है। ये पेन कहाँ चले जाते हैं? ये एंकरनी साहिबा ने बहुत अच्छी बात की कि वाकई में ये पेन जो है वो गायब हो जाते हैं। और एक मैं
हकीकत बताऊं, अगर ये क्योंकि हम पेन की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है 4000 से 7500 तक की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक बॉल पेन से, लेकिन हम इस पूरे बॉल पेन को इस्तेमाल नहीं करते ज़िंदगी में। शायद ही आपने कभी मुकम्मल बॉल पेन इस्तेमाल किया होगा, या तो वो गायब हो जाता है या शुएब साहब के मुताबिक वो चोरी हो जाता है। और यही अगर आप पेंसिल इस्तेमाल करें 7500 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ, मील 35 मील की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पेंसिल से आप। और लेकिन हम पेन इसको अगर इस्तेमाल आप नहीं कर किसी से पाते। मांग लें तो वो आपको ऐसे देखता है जैसे आपने पता नहीं क्या कह दिया उसको है, एंड ही वाज लाइक क्या, सॉरी। आपने कभी किसी का पेन लिया? जी मैंने आप समेत न्यूज रूम में बहुत सारे लोगों से पेन मांगा है कि जी मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन ये मेरे अपने पेन भी बड़े गायब हुए हैं। अच्छा चले अब हम आते हैं एडिटोरियल नेक्स्ट पर। एडिटोरियल क्या कह रहा है? सियासी मंजरनामे में इलेक्शन का रंग। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन अब तो बहुत करीब आते जा रहे हैं और तमाम मोमेंटम भी बढ़ गया। इवन संडे कभी किया कि तमाम तर जोर लगाते हैं, सियासी जमातों ने छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और इंतखाबी मुहिम, मेंबरशिप मुहिम, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी ने एक और अंदिया दे दिया है कि अब जो है मैं जो हूँ गवर्नमेंट बता के आपको दिखाऊंगा किस तरह चलाते हैं, और अब मैं ड्राइविंग सीट पर भी मैं बैठूंगा। और उन्होंने बड़े बड़े चैलेंजेस किए हैं। अब ये देखना है कि वो किस तरीके से लेंगे। वो उन्होंने एक और बात भी की कि रिश्ता लेना आसान है लेकिन वोट लेना आसान नहीं है। पता न जाने ये किसको पैगाम। जरदारी साहब जो हैं इस वक्त जो है वो, अब उन्होंने एक दावा देखें, सभा पहले ने भी हमने डिस्कस किया था, पंजाब का दावा, जो कि बहुत लोग जो स्केप्टिकल है कि यार ये क्या वजह है कि जरदारी साहब पंजाब की देखें। इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो पीपल्स पार्टी की पंजाब में इतनी जो है उनको पजीराई नहीं मिली है। यानी 144 ले लें, मलोधरा इलेक्शन ले लें, 120 के इलेक्शन ले लें, इनमें आप देखें कि 120 में MML से जो है मुस्लिम लीग जो कौन सा थे वो मिल्ली मुस्लिम लीग, उनके कैंडिडेट से ही पीपल्स पार्टी पीछे थी। और अगर लोधरा के इलेक्शन में देखें तो अगर मुस्लिम लीग नून ने 1,13,000 वोट लिए हैं तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने तकरीबन 3,000 के। तो ज़िमनी अब अगर आप उसको एक चैलेंज ले रहे हैं तो किस बेस पे ले रहे हैं, किस बुनियाद पर आप चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल निशान है। जहाँ पर आपने ये बात की ना चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर पहुंच रहे हैं, तो जरदारी साहब के बारे में अब यही कहा जा रहा है कि ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स। वो जो कह रहे हैं वैसा करके भी दिखाते हैं और वैसा हो भी जाता है। आसाद को जो उन्होंने कहा है कि जी चीफ मिनिस्टर भी मैं पंजाब में लाकर दिखाऊंगा। देखिए वो उन्होंने खुद भी कहा कि तजज़िये भी यही कहते हैं कि जरदारी साहब की बातों को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि वो जो बात करते हैं वो किसी ना किसी बेस पर बात करते हैं, वो ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ते। और एक मंझे हुए सियासतदान है। ये अलग बात है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, ख़ासकर पंजाब में, लेकिन कई जगह पर दूसरे महाज पर उन्होंने फतह भी समेटी है। ये है अब देखना ये होगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप नून लीग को देखते हैं तो नून लीग की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इदारिये ने ये जिसे उसने कहा कि इब्नुल वक्त सियासतदान, उनसे इज्तनाब करना चाहिए पार्टीज को। जो हम टर्न कोर्ट्स होते हैं आप देखें हर जगह पजीराई हो रही है, चाहे वो नून लीग में चला जाए, पीपल्स पार्टी में चला जाए। अभी नून लीग के दो हमारे रमेश, नून लीग की सियासत किस तरफ जा रही है और नून लीग के अपने रहनुमा उनको छोड़कर जा रहे हैं, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब एडिटोरियल का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से मुनक़ता हुआ था। बात हो रही थी नून लीग की सियासत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। नफीस साहब, जहां तक हम नून लीग के हवाले से बात कर रहे हैं, बड़े जारहाना नज़र आते हैं, जलसों में भी अच्छे खासे लोग जमा कर लेते हैं, लोग भी उनका काफ़ी नारे लगाते हैं, साथ देते हैं, तो बज़ाहिर तो बड़ा डोमिनेटिंग सूरत हाल है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ी टूट फूट का शिकार है नून लीग। सब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कुछ अंदरूनी खबरें कि नून लीग के अलावा नून लीग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। जहां तक जो है इनके जो टर्न कोड्स के हवाले से बात है या अपनी वफादारियां तब्दील करने के हवाले से बात है, कुछ खबरें तो ये भी आई थी कि 60 से 60% जो है नून लीग के 60 to 70% पीपल जो हैं, जो इनके वो हैं रहनुमा जो है, वो इन्हें छोड़ जाएंगे इंतखाबात से कबल। ये एक स्कीम थी जिसके तहत इनको हटना है। लेकिन हम दूसरी जानिब ये देखना, हम देखना रमेश को भावन दास की बात कर लें, जिन्होंने सांगड़ और थरपारगढ़ से दोनों MNA निकले हैं और एक पीपल्स पार्टी में चला गया, एक PTI में चला गया। कहा जा रहा है कि नून लीग को इसका थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने
जो मोमेंटम क्रिएट किया है, अब वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अगर वो जेल के अंदर भी चले गए, जेल में चले गए, मरियम और नवाज़ दोनों इंतखाबात से कबल देख रहे हैं, अब फैसला भी आ जाएगा, तो वहाँ से वो अगर अपने किसी सेकंड कैंडिडेट्स को खड़ा भी कर देंगे ना, तो वो भी जो है वो टफ टाइम देगा उसको। अगर देखें फ़र्ज़ कर लें कि पीटीआई के पास रमेश कुमार चले गए हैं या कोई और चला गया एमएनए, और नवाज जो सेकंड कैंडिडेट है, सेकंड मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है, उसको अगर नून लीग अपना लेती है तो वो जो है उस कैंडिडेट को टफ टाइम देगा। नवाज शरीफ साहब का बयानिए को इतनी पजीराई मिल चुकी है इस वक्त, वोटर की उनका वोटर जो है इस वक्त चार्ज है। ये जो फ्रेगमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, ये शायद उसकी वजह ये भी है क्योंकि आपको याद होगा 2013 का जब इलेक्शन हुए थे तो लीग को तोड़कर नून लीग के अंदर डाला गया था और तकरीबन 100 के करीब अफराद ऐसे थे जो आज़ाद उम्मीदवार जिन पे शामिल थे, आज़ाद जो सिलेक्ट हुए थे, और फिर उसके काफ लीग के MNAs MPs थे, वो भी ऐसे लोग थे जो नून लीग में शामिल किए गए थे और उसमें नाम आता है एक साबिक आर्मी चीफ का। तो ये कर रहे, अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और नून लीग के जो ताहयात कायदे उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है कि वो नज़रियाती हो गए हैं अब। तो ये तो वो लोग इनके अपने हैं ही नहीं, तो इनके साथ कैसे रह सकते हैं 2018 के इलेक्शन? बिल्कुल, आपने यही इदारिया भी कहता है अवेज़ कि इंतखाबात के वक्त पार्टी छोड़ जाने वाले नज़रियाती नहीं होते, बल्कि वो इब्नुल वक्त सियासतदान हैं जो कि सियासी गंदगी का है, सियासी बुराई का है उनको, कि इनसे तमाम पार्टीज को इज्तनाब करना चाहिए। आज आप ले रहे हैं उनको, उन्हीं लोगों चौधरी निसार के हवाले से बात कर रहे थे कि उनके हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी वो शायद PTI में चले जाएं, तो उस हवाले से बताएं कि इस तरह की जो खबरें और जो चौधरी निसार का पोर्टफोलियो है, जो इनका ओवरऑल सियासी करियर है, उससे ऐसा लगता है कि चौधरी निसार के बारे में खबरें आ रही हैं कि चौधरी निसार इंतज़ार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ उनकी जानिब एक बार फिर जो है सियासत की है, जो है ना कि मोहब्बत की जब भी मारे उन्हें, और वो वापस नून लीग में जो है वो अपने उसी पोस्चर पे, उसी स्टेचर पर चले जाएं जहाँ वो पहले थे। लेकिन जहाँ तक अभी हमने ये भी खबरें सुनी थी कि कुछ PTI के रहनुमा उनसे मुलाकात करने चले गए, ये हुआ, रमेश कुमार साहब चले गए, लेकिन उनकी तरदीद भी आ गई तर्जुमान की बात नहीं हुई है। उनके बारे में सवाल ये आ रही थी बातें कि हो सकता है कि वो, लेकिन रमेश कुमार की चौधरी निसार से बात हुई है इस बात की, उन्होंने तस्दीक ज़रूर, उनके तर्जुमान तो तरदीद कर रहे हैं, वो ये तो सियासी तौर पे होता है, झूठ का जो है वो उसका अपनी काउंटर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल चौधरी निसार साहब की असल पोजीशन जो है ना सबा और अवेज़ लीग में ही है। किसी अगर PTI में भी चले जाएंगे तो चौधरी निसार अपनी सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और नून लीग भी जो है चौधरी निसार की जो जुदाई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल, नून लीग भी चौधरी निसार की जुदाई अफोर्ड नहीं कर सकती है, और इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ आ गया है एक इंस्टेंट ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो वक्फे पर जाने से पहले नून लीग की सियासत के ऊपर बात हो रही थी और इसी पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ताज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए हैं रमेश कुमार साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और ये बताइएगा ये तब्दीली अचानक कैसे आ गई? 2 दिन पिछले हफ्ते पहले आपने हमसे बात की, तब आप नून लीग में थे, आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तब्दीली जैसे अभी 2 दिन में तब्दीली आप 2018 की इलेक्शन में भी देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ जहाँ पे पाकिस्तान की जो सियासत है वो गलत रुख में जाए और उस गलत गाड़ी के अंदर अगर आदमी अगर बैठ जाता है तो ये एक मुहब्बे वतन या एक अक्लमंदी की निशानी नहीं है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट ये सिचुएशन थी कि जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था एज ए हिंदू कम्युनिटी का लीडर, मैं मुश्किल वक्त में लीडरशिप को छोड़ के जाऊं, मगर 4 साल मुझे मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, अपने राइट्स के ऊपर, इवन पाकिस्तान की सियासत के ऊपर मैंने लिखा भी सही। आपके नफीस भाई की हमेशा टफ को वैसे बहुत देर नहीं हो गई आपको, 4 साल लग गए, 4.5 साल लग गए ये पता करने में कि शायद आप गलत गाड़ी में बैठे हैं? ऐसी नहीं है। बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती है। एक अच्छे आदमी का काम यह है और कि भाई उसी पार्टी में बैठ के आप अपनी जितनी भी बातें हैं वो उनको सही तरीके से बताएं, और यही मैंने काम किया। 4 साल जब भी कोई ऐसी चीज होती थी, मगर आखिरकार अब ऐसा मौका आ गया कि जहां पे पार्टी के लीडरशिप जो है वो तब्दीली की तरफ नहीं जा रहे थे, अपने इर्द गिर्द अपनी सियासत को घुमा रहे थे। कभी भी ये डिस्कस नहीं होता था कि पाकिस्तान इश्यूज क्या है, कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलें हो रही हैं नहीं हो रही है, इवन बहुत सारे। मगर मैं अब जिस थाली में खाया उधर मैं थूकूं, ये मेरा काम नहीं है। मगर मैंने ये जरूर महसूस किया कि अब पार्टी अपने खातिर जा रही है
पाकिस्तान का ख्याल नहीं लेकिन किया लेकिन जा रहा है। सर एक हमने सुन रहे हैं कि आपका असल तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा यही थे कि कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, अदलिया की तरफ, फौज की तरफ, यहाँ आपके ज़्यादा रिजर्वेशन थे, इसकी वजह से फैसला किया। ये कि जिस टाइम आपने फैसला किया सर, टाइमिंग थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ है। इस हवाले से सवाल उठ रहे हैं कि इससे पहले आपने ये 5 साल क्यों लगा दिए नून लीग के इतने इस वफादारी को तब्दील करने के लिए? 2 साल से जो कन्फ्रंटेशन की सियासत शुरू हुई है, हर मौके के ऊपर जब भी लीडरशिप से, जब भी किसी बड़े से मुलाकात होती थी, किसी अच्छे मिनिस्टर से भी, तो भी मैं उनको जरूर ये कि वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मगर आखिरकार जब जलसों के अंदर हमारे 37 ममालिक हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल चार्ज लगा रहे थे, किसी को याद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये तय था कि उसी अदलिया को, जिस अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद था, जो लोगों को जो वहां से रिलीफ मिल रहा था। आज जहां जहां अदलिया अगर जा रही है, अगर इंटरवीन कर रही है, अगर हमारे सुकू में वो गलतियां नहीं होती तो अदलिया को भी मौका नहीं मिलता। बलोचिस्तान की हुकूमत गई, हमारी गलतियों की वजह से गई, मगर वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला गया। मैंने कहा कि अब इदारों के हवाले से जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं उनको टारगेट किया जाए, अदलिया को, और ये अगर इलेक्शन में जीत कर आते हैं 2018 में, तो फिर पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा सर, ठीक है, आपके रिजर्वेशंस की वजह से आपने पार्टी तब्दील की, ये बताइए कि जब तब्दील कर रहे थे तो आपके पास और भी कई पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी भी थी, पीटीआई भी थी और दीगर जमातें भी हैं, लेकिन पीटीआई का ही इंतखाब क्यों किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं खुद एक नजरिया हूं, मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूं। आपने मुझे पढ़ा भी है और आपने मुझे सुना भी, आपके प्रोग्राम में आया हूं जी। और नफीस भाई हमेशा ये कहते थे कि डॉक्टर साहब आप तो पॉलिटिक्स के अंदर डिफरेंट बंदे हैं। और मैंने अपना जब देखा कि मैं किस जगह पे अपनी बातों को मना सकता हूं, किस जगह पे मैं पाकिस्तान की सही खिदमत कर सकता हूं, मैंने पीएमए लैंड के अंदर रिजर्वेशन के बावजूद 2014 से मेरे रिजर्वेशन शुरू हुए, मैंने बहुत उनको कायल करने की कोशिश की हर मौके के ऊपर, क्योंकि ये हमारे मजहब में शादी एक होती है। मैं बार बार शादी नहीं करना चाहता था कि मैं एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाऊं, और वो भी मुश्किल वक्त में, मगर बहुत कोशिश की। जब मैं जहांगीर तरीन साहब मेरे पास आए, शाह महमूद साहब आए, फिर खान साहब से जब मुलाकात हुई, और मैंने वहां पे भी जो गलतियां थी उसकी भी निशानदेही की, और मैंने पॉजिटिव चीजें उनको, जिस तहमुल से उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे इज्जत दी कि बिल्कुल ये चीजें जो है यही हम करना चाहते हैं, और आप आए हमारे साथ बैठे और मिलकर थिंक टैंक में हम इसको। अच्छा सर, अब क्योंकि आपकी खास साहब से बात हुई, अब आपने पीटीआई ज्वाइन कर लिया है, का स्टांस अगले इलेक्शंस के लिए, जनरल इलेक्शंस के लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि कराची में तो अभी आप लोगों का फोकस बिल्कुल आउट है, जबकि एमकेएम की वजह से आपको काफी स्पेस भी मिली थी। मैं अब सिंध में पहुंच गया हूं जी। आप सिंध के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगी जी, पंजाब में भी देखेंगी, बहुत बड़ी, पंजाब से भी बहुत हस्तियां इसी हफ्ते, इस हफ्ते जो हफ्ता चल रहा है, आपको ज्वाइनिंग, नहीं तो आप नेक्स्ट मुझे अपने प्रोग्राम में भली ले लेना। ये दिन ब दिन ये तब्दीलियां आती जाएंगी। सर तब्दीलियां किस तरह की? हमारा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून से कोई बालातर नहीं होना चाहिए, हेड साहब से कोई बालातर नहीं होना चाहिए, राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे होना चाहिए, राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पिक एंड चूज के ऊपर हमने फारूक जैसे बंदू को अवे के ट्रस्ट में लगा दिया। अब ये नहीं चलेगा। पीआईए को भी आपको बेहतर करके दिखाएंगे, इदारे जो कारपोरेशन से उनमें से हम बनाएंगे। फाइनेंस की अगर पॉलिसी बनेगी तो ये सारे चैम्बर्स को बुला के उनकी जो पॉइंट्स होंगी वो लेके। आप ये जमहूरी कल्चर की बात कर रहे हैं कि आपने पीटीआई के अंदर जमहूरी कल्चर देखा और पीएमएलएन के अंदर वो कल्चर आपने जाते हुए देखा, तो इसलिए आपने पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली, किसी और पार्टी में नहीं। लेकिन सर पीटीआई का एक बैड जो इमेज है वो ये भी तो है कि फौजिया कसूरी साहिबा जैसे जो पायनीर लोग हैं, जस्टिस वजीहुद्दीन जैसे लोग हैं, वो लोग तो आज पीटीआई के साथ कहीं नजर नहीं आते, और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तो वो लोग नजर आते हैं जो सरमायादार हैं, जो कर चुके हैं पार्टी के ऊपर, पार्टी टेक ओवर कर चुके हैं। नजरियाती पार्टी उस तरह से रही नहीं, ये पीटीआई के पुराने लोग ही कहते हैं। नवीज भाई, मैं समझता हूं कि जिंदगी में गलतियां सबसे होती है, जिंदगी सीखने के लिए होती है, मगर सारी जिंदगी सीखने के लिए नहीं होती है। जो पीटीआई के अंदर जो गलतियां आप बता रहे हैं, काफी गलतियों की मैंने निशानदेही की है वहां पे। आपको पता है मुझे थिंक टैंक कहते हैं, और मैंने वहां पे निशानदेही की है, और आप देखेंगे कि जो माजी में गलतियां थी, ज्यादा से ज्यादा मेरे होते हुए कोशिश होगी कि उन गलतियों को दोबारा दोहराया।
सर किसी ओहदे की यकीन दहानी कराई है आपने, या टिकट मिलेगा आपको पीटीआई की जानिब से? क्या किसी ओहदे की यकीन दहानी कराई गई है आपको पीटीआई में, किस ओहदे पर आ रहे हैं और क्या आप इसका टिकट मिलेगा आपको इलेक्शन के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ मुझे एक कल पार्टी की छतरी चाहिए थी जहां पे मैं अपने मौक़िफ़ को मनवा सकूं, जहां पे मैं पाकिस्तान की खिदमत कर सकूं, और वो चीजें मैंने देखी खान साहब ने, और खान साहब ने मुझे इज्जत दी कि मेरे घर पे आए। मैं समझता हूं उससे बढ़कर कोई नहीं है। एक ऑनेस्ट लीडरशिप है, आज तक उसके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा है। तो कम से कम इन चीजों को देखते हुए मैंने समझा कि पाकिस्तान की अगर खिदमत करनी है, कायदे-ए-आज़म के बाद कोई लीडर नहीं आया, मगर 2018 की इलेक्शन के बाद हम अपनी लेकिन सर एक चीज मैं बता दूं, आपने ये बात सही की कि आप शादियां बार बार नहीं कर सकते, करने वाले आपकी सोच नहीं है, लेकिन आप पार्टी उसी में आए हैं जो बार बार, और हम दुआ को हैं कि वैसे आप एक डिसेंट आदमी हैं और हमें उम्मीद है कि आप जो है डिलीवर कर पाएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हिम्मत की, और अगर इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता, ये मिसाल कराची की 18 साला माहीन पर पूरी उतरती है। आइए आपको बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाली इस लड़की से मिलवाते हैं। बच्चे थे जो स्कूल जाते नहीं थे, मतलब सुबह से शाम तक बाहर बैठना, खेलना, मतलब उनको पता ही नहीं कि स्कूल भी जाना होता है। किसी की रियाजी सवार रही है तो किसी के नन्हे वजूद में छुपे आर्टिस्ट को आश्कार कर रही है, किसी की अंग्रेजी दुरुस्त कर रही है तो किसी का अलजेब्रा सुधार रही है। मुझे 1 साल हो रहा है तकरीबन पढ़ रही हूँ। माहीन खुद इंटर की तालिबा हैं जो 2013 से लियारी का मस्बत चेहरा दिखाने की जद्दोजहद में लगी हैं। तो ये ज़बरदस्ती आपने लड़की देखी, कितनी ज़बरदस्त और बाहिम्मत और हौसले के साथ इन बच्चों को पढ़ाती हैं। हमने सोचा कि आपकी मुलाकात इनसे कराई जाए, तो हमने इनको मैं अपने स्टूडियोज़ में बुलाया है। अस्सलामुअलैकुम माहीन वाहिद बलोच, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। लियारी की आवाज़ बन गई हैं आप, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप काम कर रही हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, और लियारी में इस तरह की तब्दीली आना बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। वैसे मैं मतलब हमारे लियारी को मैं ऐसे इमेज देना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत मेंटेन बच्चों में, लेकिन कुछ बच्चे तो बहुत डिसहार्ट हो चुके हैं क्योंकि हमारे स्कूल का सिस्टम अच्छा नहीं है। जब मैं खुद स्कूल पढ़ती थी तो मतलब आप रट्टाफिकेशन करके जाओगे, क्योंकि हमारे एरिया में इतने बहुत सारे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। तो मैंने बाबा से ये पूछा कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, क्या उनका हक नहीं स्कूल पढ़ना? असल में हमारे पास ये होता है कि मतलब स्कूल निज़ाम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, आप मतलब 2 हिस्सों में बट गए हम। अब गवर्नमेंट स्टडी तो आप जानते होंगे सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरी खुद की केस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतने मुश्किल के साथ मैट्रिक किया, फिर सेकंड ईयर किया स्कूल में। तो मुश्किलात फेस की? मुश्किलात तो ये थी, जब मैं 9th में थी तो मेरा एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गया था। क्योंकि मेरी एज इश्यूज प्रॉब्लम आ गई थी। आई गॉट इट, फिर दोबारा डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए थे मेरे, फिर एडमिट कार्ड तो आ गया। अच्छा माहीन, क्योंकि जब हम लियारी की बात करते हैं और लियारी के अगर हालात पे नज़र डाली जाए तो लियारी में जो हालात रहे वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, और वहाँ के जो लोगों ने बहुत सफ़र किया, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर अमन कायम हो गया है। वहाँ पर गेम्स भी लोग अब कर रहे हैं, फुटबॉल में भी काफ़ी लड़के आगे आ रहे हैं, आप जैसे लोग भी निकल के बाहर आ रहे हैं। उस टाइम पर क्या मुश्किलात थी जब हालात ख़राब थे, स्कूल जाना होता था, फिर फायरिंग हो रही है या खौफ व हिरास है, क्या थोड़ा सा उसके बारे में बताइए? उस टाइम तो ऐसे तो बहुत सारे मुश्किलात का शिकार करना पड़ता था। इसी वजह से बहुत सी लड़कियां जो बाहर मतलब स्कूल पढ़ती थी तो वो भी नहीं जा सकती थी। लेकिन हमें मतलब हम हार नहीं मान सकते थे। हम यूथ जो थे लियारी की, जो स्पेशली यूथ, तो उन्होंने मतलब कुछ भी कंट्रीब्यूट किया, 5%, 6%, 10%। मैं खुद को बोलूँ, मैं बाबा के साथ, तब भी हालात बहुत खराब थे हमारे गली में, मतलब बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो बाबा ने मुझे कहा आप दिन के 15 मिनट दे दो। तो उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो 4 बच्चे थे मेरे पास। 4 साल पहले आपने ये शुरू किया, और 4 साल पहले जैसे आप खुद भी अभी यंग हो, तो 4 साल पहले जब आप स्कूल खुद भी जाते होगे तो उस वक्त आपने बताया हालात ख़राब थे और बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती थी। तो मोटिवेटिंग फैक्टर आपने बताया कि हम हार नहीं मान सकते थे किसी भी तरह से, तालीम बुनियादी हक है और हमें तालीम की तरफ जाना है। आया कि हम उस वक्त जब तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते थे, तो आज के जो बच्चे हैं, आज हालात बेहतर हो गए हैं,
आज के बच्चों को स्कूल के अंदर कैसे ले जाया जाए, उनको तालीम की तरफ कैसे ले जाया जाए, ये ख्याल कैसे आया? बाबा की वजह से, क्योंकि वो मुझे बहुत फोर्स करते थे कि आप कुछ भी करके एक बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में वही एक बच्चा आगे जाके मतलब लियारी का नाम पूरे वर्ल्ड का नाम रोशन करेगा। मैं ये सोचती हूँ कि हमें नेगेटिव चीज़ों को साइड पे रखने चाहिए। मैं जानती हूँ स्टार्टिंग में जब मैं 9th में थी उस वक्त लियारी में तो 5 चीज़ें थी, मतलब मैं वो 5% पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ी। आगे चलकर मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं खुद बच्चों को समझ नहीं पाती थी, मैं खुद मतलब बच्चे यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा आपको। जब आपने बच्चों को बुलाना शुरू किया कि आप मेरे पास आ जाएं, ट्यूशन पढ़ें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊंगी, पेरेंट्स की तरफ से रद्द अमल था, बच्चों की तरफ से क्या फीडबैक था? स्टार्टिंग में तो बच्चे इजली नहीं आते थे, तो मतलब 4 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम मैंने एक मतलब एक्टिविटी हम रखते हैं सैटरडे को, जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो उसमें हम एक्टिविटी क्लास रखते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो इस तरह बच्चों का आना मतलब और बच्चे आते गए। जब मैं मैट्रिक में थी उस टाइम मेरे पास 25 बच्चे थे, तो हमने छत पे एक पार्टी रखी, तो टैलेंट शो, हमारे घर के छत पे हमने एक टैलेंट शो रखा। उसकी वजह से तो बहुत सारे बच्चे आने लगे, मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर हम बाहर पोएम पढ़ते थे, मतलब एक्टिविटीज भी करवाते थे बिगनिंग। और बाबा संडे को मार्केट है संडे को, तो वहाँ पे बाबा और मेरी बड़ी सिस्टर बुक लेकर आते थे, म्यूजिक बुक्स से, बारबी बुक्स, मतलब ऐसे करके बच्चों के माइंड पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज का आपने निकात किया, क्योंकि रट्टाफिकेशन से बच्चे बोर भी हो जाते हैं और वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। मैं खुद अपनी बात कहूँ, मैं मतलब स्कूल एक्टिविटीज में सबसे आगे थी, मतलब स्कूल में तो हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था एक्टिविटीज वगैरह। आप टेस्ट याद करोगे, याद नहीं करोगे तो आप मार खा के पनिशमेंट। तो उस वक्त बाबा मुझे अपने साथ कंपटीशन में लेके जाते थे, तो छोटे छोटे चीजों में मैं हिस्सा लेती थी, स्पीच प्रोग्राम हो गए, इस तरह मतलब घर में हमारे एनवायरनमेंट ऐसा ही था कि हम पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा हावी थे। मतलब नेगेटिव चीजें तो थी हमारे पास, मम्मा को मतलब डर लगता था कि हम लड़कियां हैं बाहर जा रही हैं, लेकिन मतलब वो हमें सपोर्ट थे वजह से तो ये सब मुमकिन हुआ। और आज 70 बच्चों के साथ ये कारवान आगे जा रहा है। बिल्कुल 70 बच्चों के साथ, अल्लाह करे 70,000 जो है ना वो बच्चे आपके स्कूल में और आप उन्हें फ्री तालीम दें। अच्छा, लियारी के हवाले से अगर हम बात करें तो जहाँ पर आप तालीम के हवाले से बता रहे हैं कि अब मयार इतना बेहतर हो गया है, तो डेफिनेटली हमने भी आपको जो है वो एक सोशल पेज से ही आपसे मिलने में हमारी मदद की। हमारा लियारी के नाम से ये पेज है जिन्होंने हमें माहिन से मिलवाने में मदद की। तो माहिन, लियारी के हवाले से अब चीज़ें बड़ी चेंज हो रही हैं। लियारी के हवाले जैसे कि वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो प्रोफेशनली भी अब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आगे आने लगी हैं, जैसे कि फोटोग्राफी है, बॉक्सिंग है और दीगर जो है वो स्पोर्ट्स है। तो आपकी कोई और फ्रेंड्स ऐसी हैं जिन्होंने आपसे बात की हो कि माहिन अच्छा ठीक है हम भी हम ये बनना चाहते हैं? लियारी में मेरी पूरी टीम है, रॉक दी बैंड के नाम से हम थिएटर एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा। मतलब और भी लड़कियां हैं मेरे साथ। स्टार्टिंग में तो बहुत मसला मतलब बहुत मसले थे कि आप कैसे बाहर जाओगे। वैसे हम कराची का प्रोग्राम रात को 12 बज जाते हैं, तो मतलब मैं मम्मा को उनके घर भेज देती थी, आसान हो जाता था क्योंकि पेरेंट्स मेरे साथ थे, तो वो आदत से मतलब मेरा काम कर देते थे। मैं स्क्रिप्ट लिखती थी तो बड़ी सिस्टर से पूछ लेती थी। मतलब फैमिली हमारी पूरी सपोर्टिव है। मैं यही बोलती हूँ अगर किसी की फैमिली ऐसे सपोर्ट करे, चाहे हालात कुछ भी हो, तो वो चाहे लड़का हो या लड़की वो आगे बढ़ सकता है, वरना तो नहीं। अच्छा माहिन, जहाँ पर आप बात कर रही हैं कि आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उसके लिए स्पेस फिर क्या अपने घर पे ही आप पढ़ाती हैं या फिर अलग से आपने कोई जगह ली हो जाता है? स्पेस तो बहुत छोटा है हमारा घर, वैसे मतलब मैनेज कर लेते, गर्मियों में छत पे पढ़ लेते, लेकिन हमें काम रोकना नहीं है। अब वीडियो में भी आपने देख लिया, इतने सारे बच्चे हो गए, कभी कभी जगह भी नहीं होती, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और अब अच्छा, वो जो बच्चे आते हैं उनके जो पेरेंट्स आपके पास भेजते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक ट्रस्ट होता है कि चलें जी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, मुफ्त भी है और कुछ फ्यूचर बन जाएगा। उनके वालिदैन के, उन बच्चों के क्या इमोशंस होते हैं, क्या उनके जज्बात होते हैं कि जी माहिन इस तरह से पढ़ा दें या आगे चलना है, इस तरह से कुछ? वो तो पेरेंट्स मतलब इतने अप्रिशिएट करते हैं हमें, हर जगह पे अप्रिशिएट करते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे अच्छे होते हैं कि छुट्टी भी करने से पहले आके मुझे बता देते हैं। अब तो ऐसा माहौल बन गया है, और अभी तो मैंने एडमिशन भी बंद कर दिया क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हो गए कि 70 मेरे। अच्छा, तो आपके पास इस वक्त रिसोर्सेज की कमी नजर आ रही है, 70 से ज्यादा बच्चे हो गए हैं, और आप ये बता रहे हैं कि आप उनको अपने घर में ही पढ़ाते हैं और आपकी बहन भी पढ़ाती हैं या घर के दीगर अफराद भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कि इतना बड़ा आपने कारनामा अंजाम दिया है,
यकीनन एक ऐसे कंजर्वेटिव माशरे के अंदर जहाँ पे ख़वातीन को काम करने की बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं होती, और फिर आप जैसे थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ भी करते हो, फ़न और सकाफ़त से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी करते हो, तो कैसा महसूस होता है आपके पेरेंट्स को, आपको ख़ुद को, कि यार मैं अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ? मुझे तो बहुत सुकून फील होता है। अगर हम देखें सिर्फ लियारी में नहीं, पूरे कराची या पूरे पाकिस्तान में हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में लड़कियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अगर हम आगे बढ़ें, मतलब कुछ भी कंट्रीब्यूट करें। अगर मुझे कंप्यूटर के बारे में तालीम है, मैं अपने से एक भी बच्चे को वो तालीम दे, अपने भाई को या कोई भी हमसाये में से किसी एक को, बिल्कुल तो हम आगे बढ़ और ये सकते हैं। तुम्हारे रिलीजन का भी हिस्सा है, और दूसरा तालीम बांटने से, इल्म बांटने से बढ़ता भी है। अच्छा ये बताएं, जहाँ पर इल्म बांटने से बढ़ता है, वहीं पर जब हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और हमारा स्केड्यूल इतना टफ होता है कि हमें अपने लिए भी स्टडी करनी होती है, तो उसमें फिर आप उसमें तो बहुत टफ मतलब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। हाँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो बच्चों को भी पढ़ाती थी, थिएटर एक्टिविटीज़, मतलब फुल टाइम वर्किंग, रेस्ट भी टाइम नहीं होता, और कुछ तो रिलेटिव भी लोग अब मगरूर हो गए क्या आते, लेकिन हमें मतलब रुकना नहीं है। मैं इन चीज़ों को इतनी गौर नहीं करती, बल्कि उन चीज़ों को गौर करती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। आपके अपने फ्यूचर क्या ड्रीम्स हैं? क्या मेरी plans फ्यूचर हैं? ये ड्रीम्स है कि मैं मतलब एक ऐसी आवाज़ बनूं, उनके लिए एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पे रट्टाफिकेशन ना हो। उन बच्चों में ऐसे, मेरे पास जितने बच्चे सब में एक एक टैलेंट है, लेकिन उन बच्चों के लिए काम करो और खुद भी आगे पढ़ूं, आगे बढ़ूं। आप क्या करना चाहते हैं? मैं खुद मास कम्युनिकेशन पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा। और वैसे मैंने अभी अपने ये काम को मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से, मिस्ताक बलोची वर्ड है जी। उसके मायने पैगाम, कि मैं अपना पैगाम दुनिया भर में फैला सकूं, सिर्फ लियारी में नहीं, मैं पूरे कराची में, पाकिस्तान के हर जगह में, बलूचिस्तान में, सिंध में, मतलब ऐसे एजुकेशन फैलाए, जैसे ऐसे अवेयरनेस दूं कि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। ये इशू सिर्फ लियारी में नहीं है, मतलब ये हर जगह में, चाहे कराची में हम देखें, सिंध में, बलूचिस्तान में, मतलब मैं एक ऐसी आवाज़ बनना चाहती हूँ। भी आपको काफी मिले हैं, कहाँ से आपको अवार्ड्स मिले हैं और किस वजह से आपको अवार्ड मिले? स्टार्टिंग में तो मैं छोटे छोटे प्ले करती थी, मैं 7 में थी, 6 में थी, 5 में थी। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो आई एम कराची यूथ फेस्टिवल का मैंने ब्रोशर देखा वुमेन कॉलेज से, तो मैंने सोचा अपनी टीम, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी लियारी से, हम मतलब उन्होंने कभी स्टेज ड्रामा नहीं किया था, तो मैंने सोचा एक प्ले क्यों ना हम करें। तो एक प्ले डायरेक्ट किया था मैंने इंग्लिश में। अच्छा, आपने खुद डायरेक्ट किया? हाँ, मैंने खुद एक स्क्रिप्ट लिखा था इंग्लिश में। स्टार्टिंग में इंग्लिश प्ले करती थी मैं। स्टूडेंट पावर, मतलब स्टूडेंट पावर को मैंने हाईलाइट किया कि हम बैड चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को, लाइक दैट वर्ड, स्टूडेंट पावर। स्टूडेंट पावर। तो उसमें 9 लड़कियां थी, हम लियारी से थी, कुछ बलोच थी, कुछ और, मतलब सब मुख्तलिफ लैंग्वेज की लड़कियां थी। तो उसमें हम कराची में गए, तो वहाँ पे सबके थिएटर टीचर थे, तो हमारे पास तो कोई टीचर नहीं था, मतलब कॉलेज में तो हमें कॉलेज के थ्रू गए थे हम लोग, तो लियारी से हम लड़कियां थी, तो वहाँ पे सर इरफान से हमारी मुलाकात हुई, मतलब वहीं पे हमारा थिएटर टीम का भी कोई नाम नहीं था, तो हम ऑन द स्पॉट हम व्हेन फॉर्म फिल कर रहे थे, तो रॉक द बैंड के नाम से हमने आपको रजिस्टर कर दिया। अरे वाह, रॉक द बैंड के नाम क्या बात है रजिस्टर किया, और उसके तहत अब आप लोग, मतलब 10 दिन का फेस्टिवल था, थिएटर वगैरह करते हैं। वहाँ पे हमने ऑडिशन दिया, 3 मिनट का ऑडिशन था, हम सेलेक्ट हो गए, बाबा को कॉल आया कि माहिन की टीम सेलेक्ट होगी, फिर फाइनल में गए और अशरत नवाजा, चेक भी मिले, मतलब वो मेरी जिंदगी चेक्स जो मिले थे उसका क्या किया? खूब तफरियां की, मतलब सब फ्रेंड्स में, सब फ्रेंड्स में पार्टी की हम लोगों ने, और मतलब वैसे आपको पता है हमने जब हम थिएटर कर रहे थे तो सबने हमें 100 रुपये जमा की, मतलब जो हमारे कॉस्ट्यूम भी नहीं थे, कॉलेज यूनिफॉर्म ने हमने प्ले किया, लेकिन हमारा स्क्रिप्ट तो हमारा बहुत अच्छा था, इस वजह से हम आगे बढ़े। उन लड़कियों को मैंने सिखाया थिएटर, मतलब सीख रही हूँ। अच्छा उनको भी सिखाया। ये चूंकि मैं आपकी पूरी गुफ्तगू सुन के ये समझ पाया हूँ कि इंतहाई महदूद रिसोर्सेज के अंदर आपने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे दिए हैं। तालीम के लिए आप काम कर रही हो बच्चों की, और थिएटर के फ़न व सकाफ़त के लिए आप काम कर रही हो, तो इतने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर आप काम करने जा रही हो। आपकी खुद की भी तालीम है, खुद आप अभी यंग हो, तो रिसोर्सेज की भी साथ कमी है, तो आप क्या फ्यूचर तक ले जाना चाहते हो? फ़न व सकाफ़त के लिए भी काम कर रहे हो, एजुकेशन के लिए भी काम कर रहे हो, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या देखती हो? मैं तो बेसिक तो हमारा एजुकेशन है ना, अगर हमारे पास एजुकेशन होगा नहीं तो हम थिएटर एक्टिविटीज़ में भी नहीं जा सकेंगे, स्पोर्ट में, मतलब मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, मेरी यही डिमांड है कि
ऐसी आवाज़ बने जो वो स्कूल है हमारे पास, वहाँ पे टीचर्स आए। अब मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से जो मैंने अपना मतलब अभी मैंने इनको नाम दिया, मेरी खुद की एक टीम है। ठीक है माहिन, जो काम आप कर रही हैं नो डाउट बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, क्योंकि आप तालीम के लिए काम कर रही हैं, आप उस इलाके की अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। जिस इलाके में जो है इस तरह की बातें मशहूर थी कि जी लियारी में हालात बड़े ख़राब हैं, बट दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि अब लियारी बदल रहा है, लियारी की सोच बदल रही है और लियारी से ही निकल के बाहर आ रहे हैं। और इसमें जो हमारी रेंजर्स है उसको बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है उसने वहाँ के अमन की बहाली के लिए। मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में अगर आप लोगों को कुछ भी आता हो, मतलब कंप्यूटर की स्टडी के बारे में, साइंस स्टडी के बारे में, आप उन्हें शेयर करो, मतलब अपने तक महदूद ना करो। अब आप दोनों एंकर हो, मतलब आप लोग को इतना एक्सपीरियंस है तो आप वो चीज़ों को भी शेयर करते जाओ। हम भी सीख रहे हैं, हम सीख रहे बिल्कुल। स्टूडेंट्स ज़ाहिर सी बात हम शेयर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अब मैं इन बच्चों से बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो आगे जाके हमें मतलब पॉजिटिव चीज़ों को हम ज़्यादा हाईलाइट करें। कोई बात नहीं, 10% पॉजिटिव चीज़ें, 50%, अगर ये 50% तक चला जाएगा, 80% तक चला जाएगा, मतलब हमें रोकना नहीं चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास तालीम है, इल्म है, तो आप उसको बांटिए, आपके भी काम आएगा, दूसरों के भी काम आएगा। बहुत शुक्रिया माहिन वाहिद बलोच लियारी से हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद इस किस्म की डिस्कशन कर रही थी और बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रही हैं। उनको हम बहुत सारी बेस्ट विशेस कहेंगे और लियारी के लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेस। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात करते हैं कराची की सियासत के हवाले से। आपको बताएं एमक्यूएम पाकिस्तान की मजीद 3 पतंगें पीएसपी के आंगन में आ गिरी हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया है कि 2018 के इलेक्शन में पाक सरजमीन पार्टी सिंध के शहरी इलाकों में करेगी। पाकिस्तान से पंछियों की उड़ान जारी, मजीद 3 अरकान पाक सरजमीन में शामिल हो गए। रुकन कौमी असम्बली महबूब आलम और सिंध असम्बली सैफुद्दीन खालिद और कामरान फारूक कमाल के काफिले में शामिल हो गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि पीएसपी सिंध के शहरी इलाकों से स्वीप करेगी और आने वाला वजीर आला या तो पीएसपी का होगा या उसका हिमायत याफ्ता होगा। आने वाला या तो हमारी पार्टी से होगा और हमारी या फिर हमारा हिमायत याफ्ता होगा। सिंध के शहरी इलाकों से स्वीप करेगी और सिंध के देही इलाकों से भी इंशाअल्लाह ताला हम सीटें निकालेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हमें मालूम है अगली तरफ सब झूठ पर मबनी है, लोगों के पास पहुंचेगा, सब लोग पीएसपी में आएंगे। तो जनाब इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीएसपी के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी दुआएं, आप लोग खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। एक तरफ तो फारूक सत्तार ये बात कर रहे हैं कि जितने लेकिन आंगन में एमक्यूएम पाकिस्तान के गिरेंगी, लेकिन पतंग कट के तो आपके पास आ रही है। सर क्या कहेंगे इस पे? फारूक भाई पिछले कई दिनों से जहनी तौर पर डिस्टर्ब हैं। पिछले दिनों जब वो क्रिकेट का मैच खेल रहे थे उस वक्त उस मौके पर वो गिर गया, तो डॉक्टर ने उनको आराम का मशवरा दिया था। फारूक भाई ने आराम किया नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल फारूक भाई चूंकि हमारे भाई भी हैं जी, तो हम लोग उनकी बातों को इतना संजीदगी से लेते नहीं है। फारूक भाई के इंशाल्लाह अनकरीब वो भी हमारे साथ ही होंगे। अच्छा फारूक भाई बेचारे क्या करेंगे, कुछ करने को है नहीं। और सर वो तो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप देख लीजिएगा कि वोट फिर एमक्यूएम पाकिस्तान को पड़ेगा। मैंने कहा ना फारूक भाई की बातें जो है ना वो मतलब इसी तरह। अच्छा, मतलब वो इसी तरह की बातें होती हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब सदाकत में उसको संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फारूक भाई की बातें हमेशा करते ऐसे ही है कि रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ेंगे, तारीख का जलसा होगा और लेकिन। अच्छा सर ये बताइए, बंदी हुई है उससे आपकी पार्टी को कितना फायदा हुआ है? देखिए दड़ेबंदी जो भी कुछ हुई है वो अपनी जगह है। इस इशू के ऊपर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखें इस पूरे 1 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने इनके चेहरे से वो नकाब उतार दिया है कि जो ये हुकूक के नाम पर महाजिर लोगों के नाम पर ही सब कुछ कर रहे थे। एक दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो इन्होंने 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने इस बुनियाद पर आपस के इख्तलाफ किया हो कि भाई कराची शहर तबाह हो गया, उसमें पानी पीने का नहीं है, कचरा नहीं रहा,
प्रिविलेज का निज़ाम तबाह है, कोई अच्छी तालीम नहीं है, एक बात भी नहीं थी कि जिसका आपस में इख्तलाफ इस बुनियाद करो। सिवाय इख्तलाफ थे कि मुझे कन्वीनर बना दिया जाए, और फिर सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ किया इन्होंने, बड़े बड़े दावे थे कि नो वन कैन ब्राइब एमपीएम और एमपीएम नॉट फॉर सेल, और उसके बाद हुआ क्या? तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा लोग, ऐसे गिरोह जो मफादात के ऊपर और सिर्फ पर्सनल गेन के ऊपर लोग टिके हुए थे, तो जब हालत ऐसे होते तो यही होता है, इसका मंतकी अंजाम होना यही था। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोग देख रहे हैं। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं, आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम के डिलीवर नहीं कर सकी, इस वजह से अब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। आप क्या समझते हैं कि लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्या खाली एक यही वजह है या वजह है जिस तरफ ज़राए इब्लाग में खबरें? देखिए, ज़राए इब्लाग की खबरों पर तो मैं क्या, अमूमन मतलब वो नाराज हो जाते हैं मेरे भाई और आप नाराज हो जाएं। मैं ये कहूँगा कि देखिए, इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में भी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा है, कोई पीटीआई में जा रहा है, तो लोग करते हैं। और बात ये कि कराची शहर के साथ जो कुछ हुआ है, आप क्या नहीं समझते गैर जानिबदाराना तज्जिए की अगर बात करूं तो क्या कराची शहर तरक्की कर? अच्छा वसीम भाई, मुख्तलिफ लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं। अब एक नाम और भी ज़राए से हमें पता चला है, खबर है कारी साहब भी शमूलियत इख्तियार करेंगे, तस्दीक कर सकते हैं आप इस बात की? देखिए, मैंने कहा ना कि हमने तो सबको दावत दी है, और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इंसान को अगर अपनी गलती का एहसास है और वो अच्छाई करने की तरफ आना चाहता है तो बिल्कुल उसको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि यानी सर आप तस्दीक कर रहे हैं? मैं वाला हूँ, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं रोकने वाले? यानी सर आप तस्दीक कर रहे हैं कि वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? वसीम भाई, आपकी बात से तासुर जा रहा है कि वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि हम तो सबको दावत दे रहे हैं, जो आएगा हमारे दरवाजे खुले हैं पाकिस्तान के लिए। सबसे बेस्ट उसके साथ साथ कराची शहर पीएसपी कहती है कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीएसपी के रहनुमा, जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। पीएसपी के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब, गुड मॉर्निंग। आज में गुफ्तगू कर रहे थे और वो यही सत्तार है, उनकी बातों को बिल्कुल भी संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो फारूक सत्तार ये बातें कर रहे हैं कि जी कितनी भी पतंगे कट के गिर जाएं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के आंगन में गिरेंगी और सिचुएशन जो है वो बेहतर होने जा रही है। और साथ साथ उन्होंने अब कल ये भी बात की है कि जी जो सरबराह है एमक्यूएम पाकिस्तान का तो वो डेफिनेटली मैं ही हूँ, और इस हवाले से उन्होंने फैसलाबाद के वर्कर्स कन्वेंशन के लिए भी कहा कि जी वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मजीद भी आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे कि एक्चुअली कराची की सियासत में एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ होने क्या जा और है उसका क्या स्टांस है। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।